ध्वन्यात्मक रूप में, विचारों को ध्वन्यात्मक रूप में क्या करना, व्यक्त करना। विचारों को ध्वन्यात्मक रूप में क्या करना, व्यक्त करना, क्या कहलाती है भाषा। पर एक बात बताओ मित्रों कि विचारों को ध्वन्यात्मक रूप में व्यक्त करना ही भाषा है, तो फिर मैं ये जो लिख रहा हूं ये मेरी क्या है, ये भी तो भाषा ही है ना। तो मैं केवल बोल करके या ध्वनि के रूप में विचारों को व्यक्त नहीं कर सकता, मैं विचारों को लिख कर भी व्यक्त कर सकता। यानी कि भाषा की हम सही और सटीक परिभाषा बनाएं तो भाषा की सही परिभाषा क्या बनती है, भाषा ध्वनि प्रतीकों की एक मान्य व्यवस्था है। भाषा क्या है, एक ध्वनि प्रतीकों की एक मान्य व्यवस्था है। शब्दों पर फोकस करना, ध्वनि प्रतीक और मान्य व्यवस्था पर, ठीक है। भाषा ध्वनि प्रतीकों की मान्य व्यवस्था है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से विचारों की मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति करता है। अभिव्यक्ति कोई हो गया, व्यक्त करना हो गया है, नहीं हो गया, नहीं हो। अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, वही व्यक्त करना है। तो भाषा ध्वनि प्रतीकों की एक मान्य व्यवस्था है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से विचारों के मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति करता है। हमने यहाँ देखा कि विचारों का ध्वन्यात्मक शब्द को देख लो, ध्वनि प्लस आत्मक, आत्मक का मतलब होता है प्रदान करने वाला। आत्मक का मतलब क्या होता है, प्रदान। यानी विचारों को ध्वन्यात्मक रूप में, यानी कि जब ध्वनि प्रदान करते हुए, जब हम अपने विचारों को ध्वनि प्रदान करते हुए व्यक्त करते हैं तो वो हमारी भाषा होती है। लेकिन भाषा लिखित भी होती है, मौखिक भी होती है। तो भाषा क्या है, भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। ध्वनि प्रतीक किसे कहते हैं, देखो मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, मैंने बोला आ, का, चा, टा, ता, पा, ये सब मेरी का है, ये सब मेरी ध्वनि है ना। आ बोला, का बोला, चा, टा, ता, पा, ये सब मेरी ध्वनि है। लेकिन देखो ये मैंने क्या लिखा, ये आ ध्वनि का प्रतीक है या नहीं है, चा ध्वनि का प्रतीक ये है या नहीं है, पा का ये है या नहीं है, ठीक है ना। ता ध्वनि का प्रतीक ये है, बोलो हाँ या ना। बताओ, या तो मैं ता पढ़ सकूं, ना पढ़ सकूं, कि आए कि आ ध्वनि को प्रतीक है, या मैं का ना पढ़ सकूं, या मैं पा ना पढ़ सकूं, चा है कि चा ध्वनि का प्रतीक है, बोलो हाँ या ना। तो भाषा ध्वनि प्रतीकों की क्या है, व्यवस्था। और व्यवस्था भी कैसी है, मान्य व्यवस्था। मान्य व्यवस्था का मतलब समझते हैं, मान्य व्यवस्था का मतलब होता है कि जिसको समाज का हर व्यक्ति या समाज के प्रथम व्यक्ति से लेकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो स्वीकार करता हो। समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जिसे जानता हो, अनपढ़ व्यक्ति भी जिसे जानता हो, ठीक है ना। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, कोई भी हो, जो सब अपने विचारों की अभिव्यक्ति जिसमें कर सके, समझ सके, बोल सके, वो क्या होती है, भाषा। भाई आप लोग पढ़े लिखे हैं और आपसे मैं पूछूं बात जी और नहीं, आप बता दोगे। आप, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, आप भी, मैं पढ़ा लिखा हूँ क्या, मैं लिखा पढ़ा, ठीक है ना। मैं भी थोड़ा बहुत जानू और तुम भी पढ़े लिखे हो। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, आपने बता दिया सर माय नेम इज जो भी है फलान सिंह ढक्सी, ठीक है। तो मैं, आपने मेरे विचारों को समझा, आपके विचारों को मैंने समझा, वो हमारी भाषा थी, ठीक है ना। लेकिन आप किसी बाबा से जाकर पूछो ग्रैंडफादर व्हाट इज योर नेम, नुके को लइयो छोरा पैसा फलाने को क्रीम क्रीम करके लगता जो कहेगो नहीं कहेगो। और बातें जाके पूछो बाबा साहब तुम्हारा नाम क्या है, वो हाल बता दो, बेटा मेरा ही नाम है, बोलो हाँ या ना। तो जिसको पढ़ा लिखा व्यक्ति भी स्वीकार करता हो, अनपढ़ व्यक्ति भी स्वीकार करता हो, बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत हो, सब जिसको स्वीकार करते हो, समाज के पहले व्यक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक जिसको स्वीकार किया जाता है, वो व्यवस्था होती है कैसी, मान्य व्यवस्था। और एक व्यक्ति जिसके द्वारा एक व्यक्ति, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, तो प्रथम बोलने वाला और सुनने वाले आप हो गए मध्यम, ठीक है ना। या आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, तो आप बोलने वाले हो गए, मैं सुनने वाला हो गया, आप उत्तम हो गए, मैं मध्यम हो गए। तो बोलने वाला व्यक्ति या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से विचारों की कैसे मौखिक
मुख के द्वारा, या फिर लिखित रूप में क्या करता है, अभिव्यक्ति करता है, विचारों को व्यक्त करता है। बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि गुरुजी हम तो विचार ये ना जाने, तो हम ये विचार 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 लग रहे, हम विचार ना जाने क्या है। तो विचार क्या है? विचार मन की अध्वन्यात्मक इकाई है। विचार मन की कैसी इकाई है? अध्वन्यात्मक इकाई। अध्वन्यात्मक इकाई जाने चाहिए। आ माने कहा जाए नहीं, आ उपसर्ग जोड़ दियो और आपको क्या है नहीं, और आत्मक ध्वन्यात्मक को मतलब क्या है? ध्वनि प्रदान करने वाला। जो ध्वनि प्रदान करने वाला नहीं, जो ध्वनि प्रदान करने वाला नहीं है वो कैसा है? अध्वन्यात्मक है। कैसा है वो? अध्वन्यात्मक। तो विचार मन की अध्वन्यात्मक इकाई होती है। मन की अध्वन्यात्मक। एक बात बताओ, मैं आपकी क्लास में आया, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना? तो जो बच्चे पहले से जान रहे थे तो वो गुरुजी आ गया, ठीक है ना? आपका बढ़िया पढ़ाई है। और सोच रहे होंगे कल लोग सोच रहे हो और यानी कुत्ते तो पहले को सीख पूजा चूल्हा बढ़ाओ, हाँ यार ऐसी सोच रही है, ऐसी सोच रही है। चलिए, तो और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे किया मास्टर खाते आओ, बड़ी बड़ी गाड़ी है, मास्टर पावा जी है, ऐसा भी सोच रहे हो। तो ये क्या है? ये व्यवस्था है। सबके मन में चिन्ह दृष्टिकोण बनते हैं। आप पहली बार किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आपके मस्तिष्क में उस व्यक्ति को लेकर के दृष्टिकोण बनती है, अवधारणाएं बनती है, ठीक है ना? आप भले उनको कहें नहीं, प्रकट नहीं करें, आप अगर उनको प्रकट नहीं कर रहे तो वो आपके विचार है। आपने वो प्रकट कर दी तो वो आपकी क्या बन जाएगी? भाषा बन जाएगी। बात समझ में आ गई? तो भाषा क्या है? भाषा ध्वनि प्रतीकों की एक मान्य व्यवस्था है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से विचारों की मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति करता है। बात विचार किसको कहते हैं? तो मन की अध्वन्यात्मक इकाई को विचार। ओके, ठंडा है, ठंडा है आके चलिए। ये आज लिखने की कोई व्यवस्था है? हाँ, समझने की व्यवस्था है, फिर लिखने की व्यवस्था क्या है? चलिए अब इधर आ जाओ। अब देखो, अब देखो भाषा के भेद बढ़वा अंग बंग तो बात भी पढ़ाते रहेंगे। भाषा के भेद, भाषा के भेदों की बात करें तो देखो अध्ययन की दृष्टि से, मैं आप शर्त लगा रहा हूं, अध्ययन की दृष्टि से भाषा के 3 भेद होते हैं। मैंने यहाँ पर एक शर्त लगाई है, एग्जाम में कभी ये प्रश्न नहीं आएगा कि भाषा के भेद कितने होते हैं, पूछता ही नहीं। तो विद्वान में आपस में लड़ाई हो, कुछ 2 माने, कुछ 3 माने, कुछ 2 मानते, कुछ 3 मानते, तो वे आपस में लड़े, ठीक है ना? तो फिर में आपस में लड़ाई है तो फिर बालक और मास्टर क्यों लड़े, ठीक है ना? तो हमने तो बीच को साधन निकाल दियो। अध्ययन की दृष्टि से कितने थे? 3। और कोई बता दो होंगे बेटा, अध्ययन की दृष्टि से 3 नहीं पढ़ाएंगे हम, कितने 3 पढ़ाएंगे। पेपर में प्रश्न आएगा नहीं, जब आएगा नहीं तो तोरा डंडा, ठीक है ना? काहे की वजह? हाँ, झगड़ों का है। अध्ययन की दृष्टि से 3 होते हैं। पहला होता है आपका कौन सा? मौखिक भाषा। कौन सा? दूसरा होता है आपका कौन सा? लिखित भाषा। और तीसरा होता है आपका कौन सा? सांकेतिक भाषा। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। बात समझ में आई? अब देखो मौखिक भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक शब्द की मैं बात करूं, इधर लिखूं ना, इधर देखो, यहाँ देखो, मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। देखो मौखिक शब्द मुख्य शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से बना है। पहले तो ये मौखिक शब्द का निर्माण कैसे हुआ? तो मुख्य शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से हुआ। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, और गुरुजी के मुख्य शब्द में जब हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द का बनेगा मुख्य बने। बोलो हाँ या ना? यही तो सोच रहे होंगे। अब देखिए शब्द मुख्य नहीं बनेगा, शब्द बनेगा कौन सा? मौखिक। मौखिक शब्द कैसे बनेगा? देखो सबसे पहली बात, यहाँ प्रत्यय को बारे में बात करता हूँ। प्रत्यय जोड़ने के कुछ नियम है, ठीक है? तो उन नियमों में 2 नियमों पर बात करूंगा मैं, बाकी के जब प्रत्यय पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे।
दो नियम इंपॉर्टेंट है जिन पर हमें बात करनी है अब, क्योंकि हम बहुत सारे शब्दों पर ऐसे तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, तो वहां आपको ये काम आएगा। प्रत्यय जोड़ते समय, प्रत्यय जोड़ते समय अंतिम वर्ण को, अंतिम वर्ण को स्वर रहित करते हैं। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन, जब प्रत्यय जोड़े तो जिस शब्द में या जिस धातु में प्रत्यय जोड़ा जा रहा है, जब प्रत्यय जोड़े तो जिस शब्द में जिस धातु में प्रत्यय जोड़ा जा रहा है उस शब्द की, उस धातु के अंतिम वर्ण को, कौन से वर्ण को, अंतिम वर्ण को हम क्या करेंगे, स्वर रहित करेंगे। जैसे यहाँ पर मुख है तो मुख का अंतिम वर्ण क्या है, खा। मुख का अंतिम वर्ण क्या है, खाई तो है, तो इस खा में जो आ छिपा हुआ है उस आ को निकाल देंगे, अंतिम वर्ण को क्या कर देंगे, स्वर रहित। क्यों करेंगे स्वर रहित, ये भी बता दें। तो इसलिए करेंगे, ध्यान रखना मतलब, प्रत्यय जोड़ते समय, प्रत्यय जोड़ते समय कभी संधि नहीं करते। प्रत्यय जोड़ते समय क्या नहीं करते, संधि नहीं करते। कुछ अपवादों को छोड़ देते हो, कुछ एक अपवाद तो है, दो चार खास है। अब वो अपवाद तो सब जगह मिले, समाज भी मिल जाए, मिल जाए ना मिल जाए, बहुत बढ़िया समाज, बहुत शब्द है, लेकिन दो चार ऐसे असामाजिक तत्व मिले तो सब गुड़ गोबर बराबर कर देगा, तो हर जगह मिले, तो यहाँ पर भी मिलेंगे अपवाद। तो कुछ अपवादों को छोड़कर प्रत्यय जोड़ते समय ध्यान रखना, कभी भी संधि नहीं करेंगे। इसीलिए अंतिम वर्ण को क्या करना पड़ता है, स्वर रहित करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है, स्वर। दूसरी बात देखो, आ, अक, आयन, ये दिख रहा है क्या पीछे वाला को, नहीं दिख रहा ना, चलो इधर आ जाओ, दोबारा से ले लेना पड़ेगा, इतना समझ लेना। आ, अक, आयन, आयन, ई, देखो छोटी ई है, ई, एक, ए, या, ये कुछ प्रत्यय हैं, ठीक है ना। इन प्रत्ययों को जोड़ते समय, जोड़ते समय शब्द या धातु के, शब्द या धातु के प्रथम वर्ण में, प्रथम वर्ण में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, प्रथम वर्ण में वृद्धि। और प्रथम वर्ण में वृद्धि को कहा जाता है क्या, आदि वृद्धि। क्या कहा जाता है, आदि वृद्धि कहा जाता है, आदि वृद्धि करते हैं। चलिए देखो, आदि वृद्धि करते हैं। आदि वृद्धि अगर ह्रस्व आ है तो उसको क्या कर देंगे, दीर्घा। क्या कर देंगे, दीर्घा। यदि ह्रस्व ई, दीर्घ ई या ए है तो क्या कर देंगे, ऐ। यदि ह्रस्व उ, दीर्घ उ या ओ है तो क्या कर देंगे, औ। क्या कर देंगे, औ। यदि री है या अर है तो क्या कर देंगे, आर। क्या कर देंगे, आर, ठीक है ना। ये याद रखना, लिरी या अल है तो क्या कर देते हैं, आल कर देते हैं। तो ये याद रखना, लिरी के उदाहरण हमारे कम मिलते हैं। प्रत्यय जोड़ते समय दो बात बताई मैंने आपको कि प्रत्यय जोड़ते समय अंतिम वर्ण को क्या करते हैं, स्वर रहित। क्या करते हैं, क्यों करते हैं स्वर रहित, क्योंकि प्रत्यय जोड़ते समय कभी भी संधि नहीं की जाती। क्या नहीं की जाती, संधि नहीं। दूसरी बात देखो, आ, अक, अयन, आयन, ई, इक, ए, या। आ, अयन, अक, आयन, आ, अक, अयन, आयन, ई, इक, ए, या, ये प्रत्यय हैं। ये प्रत्यय जब जुड़ते हैं जिस शब्द या धातु में, तो उसी शब्द या धातु के प्रथम वर्ण में क्या कर देते हैं, वृद्धि। क्या कर देते हैं, और वृद्धि जो होती है उस वृद्धि को क्या कहा जाता है, आदि वृद्धि। आदि वृद्धि क्यों कहते हैं, देखो आदि का मतलब होता है प्रथम और वृद्धि का मतलब वृद्धि। प्रथम वर्ण में वृद्धि, प्रथम वर्ण में वृद्धि, तो क्या कहेंगे उसे, आदि वृद्धि। आदि वृद्धि करते हैं। और आदि वृद्धि कैसे होती है, अगर ह्रस्व है प्रथम वर्ण में तो क्या कर देंगे, दीर्घा। यदि ह्रस्व ई, दीर्घ ए है तो क्या कर देंगे, ऐ। यदि ह्रस्व उ, दीर्घ उ है तो क्या कर देंगे, औ। यदि री या अर है तो क्या कर देंगे, आर। क्या कर देंगे, बात समझ में आ गई। चलिए तो अब देखिए, इस शब्द को बनाएंगे। इस शब्द को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, कुछ नए शब्द बनाते हैं उसके बाद इस शब्द पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखो,
शब्द है आपके सामने ईश्वर, और ईश्वर शब्द में प्रत्यय जोड़ रहे कौन सा? या। अब या देखो, पहले तो ये देखो या प्रत्यय उनमें है क्या? है, तो प्रथम वर्ण में वृद्धि होगी, होगी नहीं होगी? लेकिन उससे पहले हमें एक काम और करना है। ये काम तो सभी प्रत्ययों के साथ करना है कि प्रत्यय जोड़ते समय अंतिम वर्ण को क्या करेंगे? स्वर रहेगा। तो अंतिम ईश्वर का अंतिम वर्ण क्या है? रा। तो रा को क्या कर देंगे? स्वर रहेगा, यानी रा कैसा हो जाएगा? आधा। फिर क्या है? पीछे या प्रत्यय, क्या है? या। अब देखो या प्रत्यय इनमें है तो बताओ प्रथम वर्ण में वृद्धि करेंगे, बोलो हाँ या ना। अब बताओ प्रथम वर्ण कौन सा है? ई। तो ई के स्थान पर क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? ये तो ये आई, क्या करेंगे? आई। क्या करेंगे? आई करेंगे, और आई करेंगे तो क्या शब्द बनेगा? आई स्व, ये बन जाएगा ना। अब रा आधा है तो पीछे वाले वर्ण के कहाँ जाएगा? ऊपर। पीछे वाले वर्ण के ऊपर, पीछे वाले वर्ण है या, तो क्या शब्द बन जाएगा? शब्द शुद्धि में भी जाना। और शब्द देखते हैं, और शब्द देखते हैं। इधर देखो, शब्द है प्रमाण प्लस एक, प्रमाण प्लस एक। इधर देखो, अंतिम वर्ण को स्वरहित किया और फिर क्या जोड़ दिया? एक जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? एक। ठीक है। अब रा देखो, या जोड़ेंगे प्रथम वर्ण में क्या करेंगे? वृद्धि। एक प्रत्यय है ना, एक प्रत्यय तो प्रथम वर्ण में वृद्धि होगी। प्रथम वर्ण में क्या है? रस्वा, रस्वा को कर देंगे दीर्घा, और यहाँ माँ, और फिर रा में जोड़ देंगे ई। क्या शब्द बनेगा? प्रामाणिक। क्या शब्द बनेगा? यही शब्द क्या होता है? शुद्ध होता है। ठीक है ना, यही शब्द शुद्ध होता है। प्रमाणिक जो शब्द लिखते हैं हम, ये शब्द हमारा कैसा है? अशुद्ध है। कैसा शब्द है? अशुद्ध। ठीक है ना, शुद्ध